আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। यदि हर राज्य का विकास होगा तो भारत का भी विकास होगा। इस मामले में हमें एक टीम के रूप में काम करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में यह बात कही। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में विकास की वकालत की। विकास की गति बढ़ानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यदि केंद्र और सभी राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कहा, प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य एक विकसित भारत है। यदि प्रत्येक राज्य विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। यह 1.4 अरब भारतीयों की आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्य को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप तथा सभी फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक टूरिस्ट स्पॉट विकसित करनी चाहिए। एक राज्य एक ग्लोबल डेस्टिनेशन की पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विकास परियोजनाओं में तेजी लाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से ऐसे शहर बनाने का आह्वान किया जो भविष्य के लिए तैयार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वो है 2047 तक भारत का विकास करना। हमारा लक्ष्य हर राज्य का विकास, हर शहर का विकास, हर नगर निगम का विकास और हर गांव का विकास होना चाहिए। अगर हम इस दिशा में काम करते हैं तो विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा, हमें इस स्तर पर काम करना चाहिए कि लागू की गई नीतियां आम नागरिकों के जीवन में बदलाव लाए। जब लोग बदलाव महसूस करते हैं तो यह बदलाव को मजबूती देता है और बदलाव को एक आंदोलन में बदल देता है। हमारे पास 1.4 अरब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में काम करने का शानदार अवसर है। नीति आयोग की आज हुई 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ पहली बड़ी बैठक है। नीति आयोग की 9वीं पूर्ण बैठक पिछले वर्ष 27 जुलाई को आयोजित की गई थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं पूर्ण बैठक में उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। स्वस्थ जीवन और विश्व शांति का संदेश लेकर थाईलैंड से बौद्ध भिक्षु त्रिपुरा पहुंचे हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने शनिवार को शाबरूम मैत्री सेतु से धर्मनगर तक अपनी मार्च शुरू की। इसमें त्रिपुरा के बौद्ध भिक्षुओं ने भी भाग लिया। बुद्धिस्ट मॉन्क ने विश्व शांति के लिए मार्च शुरू किया है। बुद्धिस्ट की यह धार्मिक यात्रा राज्य के शाबरूम मैत्री सेतु से शुरू हुआ। शनिवार सुबह शुरू हुए इस धार्मिक यात्रा में देश विदेश के बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों से बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों ने भी भाग लिया। इस जुलूस की शुरुआत धर्मदीप फाउंडेशन ने किया था। थाईलैंड से बुद्धिस्ट मॉन्क बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया होते हुए त्रिपुरा आए हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क ने सभी धर्मों के लोगों से विश्व शांति के लिए इस मार्च में भाग लेने का आह्वान किया है। आज हम लोग ये मैत्री सेतु शाबरूम से शुरुआत कर रहे हैं धम्म यात्रा, वॉकिंग मेडिटेशन फॉर वेलबींग एंड वर्ल्ड पीस। तो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये मैत्री सेतु नाम रखा गया है, इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर। तो यहाँ से शुरू होके हम लोग धर्मनगर तक जाएंगे पैदल। जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ पर हम लोग भोजन आहार ग्रहण करेंगे। उसके बाद रात को नाइट होल्ड करेंगे। ऐसे करके हर जगह रुक के हम लोग जाएंगे धर्मनगर तक। हमारा ये भिक्षु संघ आया है थाईलैंड से। वो लोग अभी बात किया है कि 4 कंट्री 3000 किलोमीटर पैदल जाके आया है। बैंकॉक से लेके मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और त्रिपुरा में आए हैं। तो ये हम लोग का बहुत सौभाग्य है। त्रिपुरा वासी सभी लोग, सिर्फ बौद्ध बोल के नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध सब मिलके हम लोग ट्राइबल नॉन ट्राइबल साथ देना चाहिए। जाके हम लोग अपनी अभी जो हमारा एमएलए साहब बोला था, स्वास्थ्य के लिए हम लोग ध्यान करना चाहिए, योगा करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। पैदल धम्मा यात्रा शनिवार सुबह 8 बजे दक्षिण त्रिपुरा के शाबरूम मैत्री सेतु से शुरू हुई। यह यात्रा शिलाचोरी, कारबुक, गोंडाछोड़ा, अम्बासा, कुमारघाट और पेचरतोल होते हुए धर्मनगर पहुंचेगी। वॉकिंग मेडिटेशन फॉर वेलबींग एंड वर्ल्ड पीस के बैनर तले शुरू हुए इस यात्रा में आम लोगों ने भी भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
त्रिपुरा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है। छात्रों को इसका लाभ उठाना चाहिए। अगरतला के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर दीपक मजूमदार ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित 2025 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी मेरिट रिसेप्शन के संबोधित समारोह में इसकी टिप्पणी की। मेयर दीपक मजूमदार ने कहा, वर्तमान में राज्य में कई जनरल डिग्री कॉलेजेस और टेक्निकल डिग्री कॉलेजेस के साथ साथ मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की स्थापना की गई है। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से शिक्षा प्राप्त कर छात्र समाज और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन इस दिन अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत दुर्गा चौमुहनी बिपानी बितान में किया गया। শিক্ষা ব্যবস্থা বা কেন্দ্রীয় যে শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার যে আমূল পরিবর্তন করে সেই সুযোগটা আমাদের স্টুডেন্টকে নিতে হবে। আগে এখানে দেখা গেছে ভালো ভালো স্টুডেন্ট মাধ্যমিক 12 পাস করার পর পারিবারিক অর্থনৈতিক কারণে কিংবা অন্যান্য সুযোগের অভাবে তারা কিন্তু আর বেশি পড়াশোনা এগিয়ে যেতে পারতেন না। অনেকে বাইরে গিয়ে মেডিকেলে পড়তে হতো বা কারিগরি বিদ্যালয়ে যেতে হতো, মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন কিন্তু এটা যেতে হয় না। এখানে আমাদের রাজ্যেই প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কলেজ তৈরি হয়েছে। আমাদের কারিগরি বিদ্যালয়, ডেন্টাল কলেজ, মেডিকেল কলেজ হচ্ছে প্রচুর। কাজে এখানে যারা পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করবে তারা অটোমেটিক্যালি তারা ত্রিপুরা রাজ্যের থেকেই উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরে পরবর্তী সময়ে পরিবারকে কিন্তু একটা রক্ষা করবে, পাশাপাশি আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা অংশগ্রহণ করতে পারবে, রাজ্যের উন্নয়নও তারা কাজ করতে পারবে। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रिटायर्ड कर्मचारियों को रिटायरमेंट के 1 वर्ष बाद भी पेंशन शुरू नहीं हो रही है। इस मामले में संबंधित पेंशनर्स एडीसी की घोर वित्तीय अराजकता को इसकी दोषी ठहरा रहे हैं। रिटायर्ड एडीसी एम्प्लॉयज की पेंशन बंद कर दी गई है। 250 से अधिक पेंशनर्स को कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है जिनकी पेंशन रिटायरमेंट के लगभग 1 साल बाद भी नहीं मिला है। इस महीने तक 282 रिटायर्ड एम्प्लॉयज की पेंशन बकाया है। एडीसी को रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए 172 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। वर्ष की शुरुआत में बजट में कर्मचारियों के वेतन, सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन आदि के लिए धन आवंटित किया गया था, इसीलिए पेंशन बंद नहीं होना चाहिए। फिर भी यह घटना महीने दर महीने होती रहती है, जिससे संबंधित हलकों में सवाल उठते रहते हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों का आरोप है कि एडीसी में वित्तीय अराजकता के कारण ऐसी घटनाएं हो रही है। संबंधित हलकों का यह भी आरोप है कि प्रशासनिक क्षेत्रों को आवंटित धनराशि को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिए जाने से यह समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ट्रैवल अलाउंस, डेली अलाउंस, कंटीजेंसी एवं अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए आवंटित की जाती है। हालांकि पेंशनर्स को महीने दर महीने उनका बकाया नहीं मिल रहा। मुख्य विपक्षी दल सीपीआईएम ने पहले आरोप लगाया था कि एडीसी में मौजूदा चरम वित्तीय अराजकता इसके लिए जिम्मेदार है। हाल ही में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने आवश्यक सैलरी और ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। एडीसी के पास फिलहाल यह धनराशि नहीं है। ताजा जानकारी के अनुसार एडीसी सैलरी के 50% के रूप में पेंशन अमाउंट का भुगतान करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि आवश्यक सैलरी और ग्रेच्युटी कर्मचारियों के लिए उचित रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। इस धनराशि का उपयोग रिटायरमेंट के दौरान पेंशनर्स की जीवन शैली को सहारा देने के लिए किया जाता है। कुछ अधिकारियों का दावा है कि राज्य सरकार से आवश्यक धनराशि न मिलने के कारण यह व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। एडीसी ने राज्य सरकार को 5 बार पत्र लिखकर धनराशि मांगी है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मिलकर उन्होंने समस्या की गहराई और जटिलता के बारे में उन्हें अवगत कराया था। भुगतान करने का वादा भी किया गया, लेकिन एडीसी अधिकारियों ने बताया कि अभी तक धनराशि प्राप्त नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, एडीसी अधिकारी यह भी निश्चित तौर पर नहीं बता पाएंगे कि कब तक धनराशि उपलब्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सरकार में भाजपा की सहयोगी आईपीएफटी ने इस वर्ष अपनी पहली राज्य सम्मेलन आयोजित किए। यह राज्य सम्मेलन शहीद भगत सिंह यूथ हॉस्टल में आयोजित किया गया। शनिवार को राज्य सरकार में बीजेपी के सहयोगी आईपीएफटी का राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। राजधानी के भगत सिंह यूथ हॉस्टल में आयोजित सम्मेलन में आईपीएफटी अध्यक्ष प्रेम कुमार रियांग, मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया व अन्य उपस्थित थे। पार्टी अध्यक्ष प्रेम कुमार रियांग ने कहा कि इस वर्ष का पहला राज्य सम्मेलन आज आयोजित किया गया। पार्टी अध्यक्ष प्रेम कुमार रियांग ने कहा, आईपीएफटी का राज्य सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। आज के सम्मेलन में आने वाले दिनों के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके अलावा पिछले दिनों पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। आज के 24 तारीख 5 मार्च 2025
2025 আমাদের পার্টি আইপিএফটির প্রথম রাজ্য সম্মেলন। তো আমাদের পার্টি প্রত্যেক বছরে একবারই একটা রাজ্য সম্মেলন করি, সেভাবে আজকে আমরা 2025-এর জন্য আমরা পার্টি আইপিএফটি থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছি আজকের তারিখে সম্মেলন। তো বেসিক্যালি আমাদের এই সম্মেলন আমাদের সাংগঠনিক পর্যালোচনা এবং আমাদের পার্টির বর্তমান এবং আগামী দিনের কর্মসূচিগুলোর বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের চর্চা হবে। इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने अलग त्रिपुरा राज्य की मांग करते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई, लेकिन फिलहाल बीजेपी आईपीएफटी की अलग त्रिपुरा लैंड की मांग को स्वीकार करने में अनिच्छुक है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठनात्मक रूप से कमजोर आईपीएफटी के पास इस मामले में कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसे जैसे साल बदल रहा है, टीटीएएडीसी के आने वाले चुनाव सामने आ रहे हैं और आईपीएफटी ने पहले ही बीजेपी को समर्थन देने का संदेश भेज दिया है। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को लेकर काफी संशय में है कि आईपीएफटी महज 7 वर्षों में त्रिपुरा की राजनीति में अपना महत्व किस हद तक बनाए रख पाई है, जैसा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस फिलहाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अंतरिम सरकार के स्पोक्स पर्सन ने कई घंटों की बैठक के बाद शनिवार को इसकी घोषणा की। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस फिलहाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। यह बात बांग्लादेश के प्लानिंग एडवाइजर वहीदुद्दीन महमूद ने कही। यूनिस ने शनिवार को ढाका में अंतरिम सरकार के सलाहकारों के साथ बंद कमरे में बैठक की। बैठक के बाद वहीदुद्दीन ने संवाददाताओं से कहा, यूनिस और अन्य सभी सलाहकार अपने पदों पर बने रहेंगे, कोई भी इस्तीफा नहीं दे रहा है। बांग्लादेश के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी की शनिवार को ढाका में बैठक हुई। इसके बाद सलाहकारों के साथ बैठक की गई। शनिवार को होने वाली यह बैठक पूर्व निर्धारित नहीं थी। बंद कमरे में हुई यह बैठक बांग्लादेशी समय अनुसार दोपहर 12:20 पर शेरे बंगाल नगर ढाका स्थित एनईसी कॉन्फ्रेंस रूम में शुरू हुई और लगभग 2 घंटों तक चली। अंतरिम सरकार के एनवायरमेंटल कंसल्टेंट साइदा रिजवान हसन बैठक समाप्त होने से कुछ समय पहले ही चली गई। उन्होंने कहा, बैठक में आम चुनावों पर चर्चा किया गया। हमने बांग्लादेश में आवश्यक सुधारों पर भी विचार किया, लेकिन वह यूनिस के इस्तीफे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाई। बाद में जब बैठक समाप्त हुई तो प्लानिंग कंसल्टेंट ने यूनिस के इस्तीफे के बारे में बताया, सभी अटकलों को दूर करते हुए। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के पूर्व सलाहकार और राजनीतिक पार्टी एनसीपी के संयोजन नाहिद इस्लाम ने गुरुवार रात बीबीसी बंगाल को दिए एक इंटरव्यू में यूनिस के इस्तीफे देने के विचार पर बात की। नाहिद मुख्य सलाहकार के निवास स्थान यमुना पर भी गए और उनसे मुलाकात की। नाहिद ने एक बयान जारी कर कहा, यूनिस बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति से निराश है। उन्हें विभिन्न तरीकों से बददुआओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके विचार राजनीतिक दलों के विचारों से मेल नहीं खाते। वह काम करने से असमर्थ है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देने का इच्छा जताया है। नाहिद के बयान के बाद अटकलें और भी तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस ने भर्ती के संबंध में सरकार से व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की। युवा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की है। त्रिपुरा प्रदेश यूथ कांग्रेस ने मांग की कि सरकार सरकारी नौकरियों और रिक्त पदों को भरने पर व्हाइट पेपर प्रकाशित करे। युवा कांग्रेस ने सरकार से इस मिस इन्फॉर्मेशन पर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में
टोटल 19,262 नौकरियां प्रदान की गई है। 900 চাকরি, আবার কখনো বলছেন 19,000 চাকরি। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে ডিসেম্বর মাসে বলেছিলেন 13,000-এর অধিক চাকরি, আর 2025 সালের 13ই মে বলছেন 19,262টা চাকরি। এই যে 6,000 চাকরি দেওয়া হয়েছে, কোন দপ্তরে দেওয়া হয়েছে, কটার সময় দেওয়া হয়েছে, কাকে দেওয়া হয়েছে, আমরা যুব কংগ্রেস তার শ্বেতপত্র চাইছি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রী তো নিজেকে সৎ মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, স্বচ্ছতার দাবি করেন, স্বচ্ছতার নিয়োগে নাকি এই রাজ্যে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। তাহলে যদি স্বচ্ছতার মাধ্যমে চাকরি দেওয়া হয়ে থাকে, 13,000 থেকে 19,262 যে চাকরি, প্রায় 6,000-এর অধিক যে চাকরি দেওয়া হয়েছে 3-4-5 মাসের মধ্যে, কোথায় চাকরি দেওয়া হয়েছে, কোন কোন দপ্তরে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তার শ্বেতপত্র তালিকা প্রকাশ করুক মুখ্যমন্ত্রী স্বচ্ছভাবে, তাহলে আমরা জানতে পারবো। কারণ আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি না, যে তিনিই বলছেন। त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, वर्तमान में सरकार के अनुमान के अनुसार राज्य में टोटल 31,437 रिक्त पद है। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 2,000 से अधिक कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं। राज्य शून्य पद আছে 31,437টি শূন্য পদ আছে। তার মধ্যে যদি আমরা যতটা তথ্য আমরা সংরক্ষণ করতে পেরেছি, আমরা তথ্য নিতে পেরেছি, তার মধ্যে এই 31,437টা শূন্য পদ সরকার বলছেন, তার মধ্যে যারা চাকরি অবস্থায় মারা গিয়েছেন, যারা মৃত হয়েছেন, তার মধ্যে ডাইনিং হার্নেস আছে, সেই তথ্যটা আমাদের কাছে নেই, তাই আমরা আপনাদের কাছে সেই তথ্যটা দিতে পারবো না। 31,000 থেকে সেটা বেশি হবে। তার মধ্যে এখনো পর্যন্ত এই 7 বছরে এই ডবল ইঞ্জিন সরকারের শাসনে বহু সরকারি কর্মচারী সরকারের অবৈধ কাজে সাড়া না দিয়ে মানসিক চাপ তাদের উপর সৃষ্টি করা হতো, সেই প্রেসারে আমাদের রাজ্য থেকে প্রায় 2,000-এর অধিক আমাদের রাজ্যে যারা সরকারি কর্মচারী, যারা স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন, যেটা বলা হয় বিআরএস, সেই তথ্যটা যদি আমরা তুলে ধরি অনেক অধিক হবে। विधानसभा में सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ मैन पावर एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में वर्तमान में पंजीकृत बेरोजगारों की टोटल नंबर 3,36,551 की है। कुल पंजीकृत बेरोजगारों में से 82,136 एसटी वर्ग के शिक्षित बेरोजगार है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में 245 पीएचडी होल्डर्स भी शामिल है। इसके अलावा सरकारी अनुमान के अनुसार टोटल 18,916 डॉक्टर्स अभी भी बेरोजगारों की सूची में है। त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज राज्य सरकार से न केवल सरकारी नौकरियों पर बल्कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार पर भी जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सीपीआईएम के ख्वाई डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य और ख्वाई सब डिविजनल सेक्रेटरीट के सदस्य गौरीपाल के लिए शनिवार को एक स्मृति सभा का आयोजन किया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित थे। गौरीपाल ने लंबे समय तक पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम किया। मानिक सरकार ने कहा कि आम लोगों से संबंध कायम रखते हुए पार्टी की विचारधारा को स्थापित करने में दिवंगत महिला मंत्री की भूमिका भविष्य में भी याद रखी जाएगी और रास्ता दिखाएगी। গৌরীপালকে প্রথম আমি দেখি পঞ্চায়েতের যে পুরনো আইন, তাতে যে জেলা পরিষদ গঠন হচ্ছিল, অবিভক্ত খোয়াই জেলা নির্বাচিত হয়ে গৌরী সহ সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করছিলেন। এরকম একটি প্রশাসনিক সভায় আগরতলায় আমাদের পুরাতন যে সচিবালয়, যেখানে বসে মন্ত্রীরা কাজ করতাম আপনারা, সেই সভায় প্রথম তাকে আমি দেখি। शिपाजला डिस्ट्रिक्ट में अपराध बढ़ता जा रहा है। विशालगढ़ डकैती मामले में अब तक 4 अपराधियों को फायर आर्म के साथ गिरफ्तार किया गया। चोरीलाल मनु फकीर दरगाह क्षेत्र में डकैती और
गोकुलनगर रास्तामाथा क्षेत्र में चोरी के मामले में विशालगढ़ पुलिस ने मधुपुर नौबारी से गन के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। विशालगढ़ पुलिस ने देर रात छापेमारी कर 4 युवकों को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिमांड एप्लीकेशन सबमिट कर उन्हें अदालत को सौंप दिया है। সবাইকে স্বাগত। আপনারা জানেন যে বিগত 17/5/2025 বিশালগড় মনুফকির দরগার এখানে একজন অনারেবল ইউনিয়ন মিনিস্টারের কনভয়ে একটা স্করপিও গাড়ির সঙ্গে একটা সিভিল ওয়াগনার ভেহিকেলের একটা টাসেল হয় এবং পরবর্তী সময়ে ওই সিভিল গাড়ির যিনি ড্রাইভার, উনি স্করপিও গাড়ির যিনি ড্রাইভার ছিলেন, ওনাকে ওই ওয়াগনার গাড়ির ড্রাইভারের অন্যান্য সদস্য মানে সাথীদের সঙ্গে নিয়ে ওনাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে ওনাকে মারপিট করে ওনার কাছ থেকে বিভিন্ন আইটেম, মোবাইল, টাকা পয়সা ছিনতাই। ইনভেস্টিগেশন এটা স্পষ্ট হয়েছে যে এই দুটো ঘটনার মধ্যে এই যে আমরা এতদিন পর্যন্ত 17 তারিখ থেকে আজকে পর্যন্ত যে 6 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, এটা একটা টোটালি একটা গ্রুপ। তারা অর্গানাইজড ওয়েতে বিশালগড়ের বিভিন্ন এলাকায় তারা বেশ কিছুদিন ধরে এই রকম ঘটনাগুলি করে যাচ্ছে। এখন আমাদের কাছে কংক্রিট এভিডেন্স আছে, আমরা তদন্ত শুরু করেছি এবং ওদেরকে অ্যারেস্ট করেছি। টোটাল 6 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। আর মোবাইল ছিনতাইয়ের চেষ্টার যে ঘটনাটা ঘটেছিল 20 তারিখ, ওইটাতে আমরা টোটাল 4 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং এই দুটোর মধ্যে মাস্টারমাইন্ড सागर वर्धन। पुलिस ने अब तक इन दोनों घटनाओं में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी समरद्वीप वर्मन उर्फ सागर है। पुलिस ने बताया कि उनका घर मधुपुर आदिवासी कॉलोनी इलाके में है। घटना में शामिल अन्य लोगों में विशालगढ़ जंगलिया के कौशिक देवनाथ, अर्पण सरकार, आकाश दे, सागर नाम और राजकुमार शाह शामिल है। पुलिस ने बताया कि दोनों डकैती मामले के सिलसिले में पूरी गिरोह को फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मॉनसून निर्धारित समय से 8 दिन पहले देश में प्रवेश कर गया है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। मॉनसून शनिवार को केरला में प्रवेश कर गया। मॉनसून सेट टाइम से 8 दिन पहले केरला में प्रवेश कर गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इस वर्ष मॉनसून 23 मई को केरला पहुंचा, जो पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी है। मॉनसून आमतौर पर 1 जून को केरला पहुंचता है। पिछली बार मॉनसून इतनी जल्दी 2009 और 2001 में आया था, तब मॉनसून देश में 23 मई को पहुंच गया था। इससे पहले मॉनसून 1918 में 11 मई को आया था। वही 1972 में मॉनसून 18 जून को आया था। 2023 में भी मॉनसून 8 जून को आया था। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पिछले कुछ दिनों में मॉनसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी थी। एक ओर लो प्रेशर के प्रभाव और दूसरी ओर मॉनसून विंड के आने के कारण केरला के विभिन्न जिलों में भारी बारिश होगी। हालांकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी तक यह घोषणा नहीं किया है कि मॉनसून त्रिपुरा में कब प्रवेश करेगा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पूर्व अनुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में केरला, कोस्टल कर्नाटका, कोंकण और गोवा क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार केरला और कोस्टल कर्नाटका में 25 से 29 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी अगले 5 दिनों में छिटपुट बारिश और आंधी आने की संभावनाएं है। मॉनसून का आगमन आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक संदेश लेकर आता है, विशेषकर कृषि, जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ होता है। समय से बारिश से भूजल स्तर में सुधार होता है, जल स्रोतों में पानी भरता है और धान, पल्सेस, ऑयल सीड, कॉटन और सब्जियों जैसी खरीफ फसलों की शीघ्र बुनाई में मदद होती है। ये सभी बातें खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आय के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मॉनसून का आगमन उत्साहजनक है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले सप्ताह में देश भर में मॉनसून कितने स्तर पर और सामान्य प्रगति करती है कि नहीं। खरीफ फसलों की भरपूर पैदावार के लिए देश भर में सामान्य वातावरण और वर्षा आवश्यक होती है। यदि मॉनसून सामान्य रूप से फैल जाता है तो देश का कृषि उत्पादन बढ़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में मदद मिलेगी और आर्थिक
विकास में भी मदद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।